वेलकम बच्चों। आज हम 8वीं क्लास की सामाजिक की किताब का पहला पाठ पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। हिंदी मीडियम का चैप्टर मैं आज करा रही हूँ बेटे आपको, तो सभी लोग समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। आपका पहला पाठ रहेगा और सबसे पहले आपको सामाजिक में यही पढ़ना है। तो आपको जो एक यहाँ पर क्रिस्टियाना फिगुएरेस और टॉम रिवेकार ने फ्यूचर विचू से एक आपको स्टेटमेंट दी गई है, जो उन्होंने कहा था, अपनी बुक में लिखा था कि समस्त चिंतनशील सामाजिक विज्ञानी इस बात पर स्पष्ट हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। यानी कि जितने भी सोशल साइंटिस्ट हैं वो सभी लोग इस बात से, यानी कि सामाजिक विज्ञानी हैं जो सोचते हैं, चिंता करते हैं, सभी इस बात पर बिल्कुल क्लियर हैं कि उन्हें क्या करने की जरूरत है। हमें संपोषणीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ना होगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए कार्य करे, प्रयुक्त संसाधनों का पुनर्उपयोग करे, अपशिष्ट को न्यूनतम करे तथा समाप्त हो चुके संसाधनों की पुनः पूर्ति करे। यानी कि पहला काम क्या करना होगा, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो सामंजस्य, प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करें, यानी कि नेचर के साथ, हमारी प्रकृति है उसके साथ हम एडजस्ट करें, अपना एक संतुलन बनाएं और प्रयुक्त संसाधनों का पुनर्योग करें, यानी कि रीयूज जिसे आप कहते हैं, यानी कि चीजों को दोबारा से इस्तेमाल करें। जो चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं उनको हम लगातार बार बार इस्तेमाल करें। अपशिष्ट को न्यूनतम करें, यानी कि जो वेस्ट निकलता है हमारे घरों से, कारखानों से या किसी भी जगह से, उसको, कूड़े को हम कम करें और जो संसाधन हमारे खत्म हो चुके हैं उनको हम दोबारा से बनाने की कोशिश करें। तो हमें प्रकृति के सहज ज्ञान की ओर लौटना होगा, यानी कि हमें प्रकृति के नजदीक लौटना होगा जो सभी संसाधनों का अंततः पुनर्निर्माण करता और पुनर्चक्रण करता है। यानी कि हमारी प्रकृति जो है यही चीजों को दोबारा से बना सकती है और दोबारा से उनको रिसाइकल कर सकती है। तो हमें प्रकृति के पास ही लौटना होगा, यानी कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना होगा, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना होगा, तभी हम प्रकृति के पास पहुंच सकते। ये स्टेटमेंट दिया था, ये बात कही थी क्रिस्टियाना फिगुएरेस और टॉम रिवेट कार्नेक ने द फ्यूचर वी चूज, अपनी उनकी बुक थी, उनकी किताब थी उसके अंदर। तो हमारा जो ये पाठ है इसमें आपको देखिए, ये आपको दूध सागर जलप्रपात दिया गया है गोवा का, इस पर ऊपर से एक रेलवे पुल बना हुआ है गोवा में, भारत। ये भारत का चित्र आपको दिया हुआ है गोवा का, जहां पर ये दूध सागर जलप्रपात कहा जाता है, झरना है, और इसके साथ में एक रेलवे का पुल बना हुआ है। यहाँ आपसे प्रश्न जो बनेंगे इस पाठ में से, जिनके हम उत्तर ढूंढेंगे इस पाठ में, वो है हम प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण कैसे करते हैं, उन्हें हम उनको बांटते कैसे हैं, कौन सा प्राकृतिक, उनको हम उनके भेद कैसे बनाते हैं, अलग अलग उनको बांटते कैसे, और दूसरा जीवन के विभिन्न पक्षों और प्राकृतिक संसाधनों के वितरण के मध्य क्या संबंध है। यानी कि हमारे जीवन के जो अलग अलग पहलू हैं उनका हमारे संसाधनों को ऐसे बांटने से क्या संबंध है, ये बांटना क्यों जरूरी है, और प्राकृतिक संसाधनों के असंधारणीय उपयोग, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप लोग पढ़ते होंगे, और अतिशोषण यानी कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल का क्या मतलब है। ये तीन चीजें हम लोग इसमें पाठ में पढ़े। तो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं, इनको देख लीजिए। प्रवाहित जल की शक्ति को विद्युत के रूप में रूपांतरित करता हिमाचल प्रदेश में एक लघु जल विद्युत संयंत्र, ये पन बिजली का प्लांट है बेटे, जहां पर पानी से बिजली बन रही हो। यहाँ पानी गिरा करके और बिजली बनाई जा रही है, आप देख पा रहे होंगे। दूसरा चित्र आपको दिया गया है एक अपतटीय तेल संयंत्र, समुद्र तल के नीचे से खनिज तेल निकालते हुए एक प्लांट लगाया गया है जो कि समुद्र के अंदर से तेल निकाल रहा है। ये दो चित्र आपको यहाँ पर आपकी किताब में सबसे पहले दिए गए हैं। अब आगे आपसे कहा गया है कि प्रकृति कब एक संसाधन बन जाती है। प्रकृति शब्द का मतलब है और सजीव और निर्जीव रूपों को मिलाकर के, टोटली सबको मिला के कहा जाता है, जो हमारे पर्यावरण का भाग है। तो यहाँ आप चित्र में देख सकते हैं कि हर वस्तु का उद्गम प्रकृति, हर चीज हमें कहीं ना कहीं से प्रकृति से ही मिली है। कुर्सी हमने बनाई, लेकिन इसके लिए लकड़ी हमें मिली पेड़ से। ऐसे ही बिजली हम बना रहे हैं, कच्चा तेल मिल रहा है हमें प्रकृति में से। तो सारी की सारी चीजें हमें प्रकृति से ही मिल रही हैं, उनको ही बाद में हम अपने हिसाब से इस्तेमाल करने के लायक बना रहे हैं। तो हर वस्तु का उद्गम प्रकृति है, यानी कि हर चीज प्रकृति में से ही निकल रही है, चाहे वो कुर्सी हो, बिजली हो, पानी हो, या आपके कपड़ों पर लगा हुआ कोई प्लास्टिक का बटन हो, कच्चा तेल हो, हर चीज हमें प्रकृति से ही मिल रही है बेसिकली। तो इन प्राकृतिक संसाधन हम उन चीजों को कहते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान, हमारे लिए मूल्यवान है, क्योंकि हम इनको प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं और इस्तेमाल कर रहे हैं।
आगे है, प्रकृति हमारे लिए कब संसाधन बनती है, यानी कि प्रकृति या नेचर हमारे लिए कब रिसोर्स बनती है। प्रकृति के तत्व तब संसाधन बनते हैं जब मानव अपनी तकनीक और कौशल से उन्हें इस्तेमाल करने के लायक, हम उनको इस्तेमाल करने के लायक बनाते हैं तो हमारे लिए वो संसाधन बन जाए। तो तकनीकी रूप से सुलभ, क्या हमारे पास इसे निकालने की तकनीकी है। प्रकृति से चीज मिली हमें, उसे हम तब संसाधन कह सकते हैं जब उसे निकालने की हमारे पास तकनीक हो। मान लीजिए हमारे घर के नीचे कोयला है, लेकिन हम उसे निकाल नहीं सकते, तो वो हमारे लिए संसाधन फिलहाल नहीं है। वो हमारे लिए सस्टेनेबल रिसोर्स है, यानी कि संशोधनीय संसाधन है, पर आज की तारीख में हमारे लिए संसाधन है। दूसरा, आर्थिक रूप से व्यवहार्य, यानी कि क्या हम उसे जब निकालेंगे तो उसे निकालना हमें बहुत ज्यादा महंगा तो नहीं पड़ने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से सोना निकालें और हमें बाहर उसे सस्ता मिल रहा हो तो उसे निकालना हमें महंगा पड़ेगा, तो हमारे लिए वो संसाधन नहीं है। जैसे कि रेत में कहते हैं कि चांदी होती है, लेकिन अगर उसे हम निकालते हैं तो बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए उसे हम संसाधन नहीं कह सकते। ऐसे ही सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य, क्या इसका इस्तेमाल हमारे समाज और मूल्यों के अनुकूल है। यानी कि कोई चीज है, जैसे कि कोई पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसे हम काटते हैं तो ये हमारे यहाँ सही नहीं माना जाता है, तो इसे हम संसाधन नहीं कह सकते हैं। तो ये हमारा संसाधन नहीं होगा, ये हमारे मतलब एक तरीके से हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्राकृतिक जो उपवन है, हमारे बहुत सारे पवित्र उपवन है, उनको हम सांस्कृतिक रूप से, उनको एक हमारी संस्कृति के स्वरूप हो सकते हैं, लेकिन हमारे संसाधन नहीं। ठीक है बेटे। तो जब मानव इनका इस्तेमाल अपने जीवन यापन के लिए करते हैं या उपभोग के लिए, इनसे नई चीजें बनती हैं। हमें कोई प्राकृतिक संसाधन मिला, जैसे कच्चा तेल मिला, उसको हमने निकाला और अपने इस्तेमाल के लिए इसे पेट्रोलियम बनाया, हमने गैसोलीन बनाया, तो ये पेट्रोल बनाया, ये डीजल बनाया, ये हमारे संसाधन बन जाएंगे, तभी हम संसाधन कहेंगे। जैसे कि वृक्ष पर्यावरण का अंश है, पेड़ जो है हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, वो मानव से पृथक स्वतंत्र रूप से अस्तित्व, हमसे अलग बिल्कुल उनका अपना अस्तित्व है, अपना वजूद है। जब हम उनको काटते हैं, उनकी लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं, तब ये वृक्ष हमारे लिए संसाधन बनते हैं। ऐसे ही बहुत सी चीजें हैं जो आसानी से नहीं मिलती हैं, जैसे कि समुद्र की गहराई में से हमें खनिज तेल निकालना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारा प्रयास करना पड़ता है। अब ऐसी बहुत सी जगहें होंगी जहां समुद्र की गहराई में तेल हो सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की तकनीक हमारे पास नहीं है, या फिर उसे निकालने की लागत बहुत ज्यादा हो सकती है, या फिर किसी देश की कल्चर है कि उस जगह पर हमें खुदाई नहीं करनी है, वहां पर हमारे देवता हैं या फिर हमारा पवित्र स्थल है, तो वहां आप खुदाई नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या होगा कि उस तत्व को आप संसाधन नहीं कहेंगे, यह सांस्कृतिक रूप से अस्वीकार्य होगा। जैसे कि किसी उपवन में से अगर आप जंगलों को, पेड़ों को काटते हैं, तो उसे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो किसी तत्व को संसाधन कहलाने के लिए उसे आप संसाधन तब कहेंगे जब वो तकनीकी रूप से आपको मिल सके, आपके पास ऐसी तकनीकी हो कि आप उसे हासिल कर सके, उसका इस्तेमाल आर्थिक रूप से भी व्यवहार्य हो, यानी कि उस पर खर्चा बहुत ज्यादा ना होता हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, और तीसरा आपका समाज, आपकी संस्कृति उसको इस्तेमाल करने का परमिशन दे, अनुमति दे, तभी आप इसको संसाधन दें। तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण, उपयोग और उपभोग, इसमें है हमारा संसाधन, दोहन का मतलब। ठीक है, नकारात्मक होता है वैसे तो दोहन का, लेकिन यहाँ पर हो रहा है कि चीजों को निकालना, जमीन में से निकालना, उनको इस्तेमाल करना और उनको एक तरीके से अपने लिए यूटिलाइज। तो प्रकृति पर बहुत से प्राकृतिक संसाधन है जो कि कई लाख साल में बने हैं। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमने एज इट इज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमने कुछ उनका रूप बदल के, उन पर कुछ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उनको इस्तेमाल। इनमें प्रत्यक्ष रूप से हमें जल मिलता है, वायु मिलती है, मृदा यानी कि हमारे खेतों में जो मिट्टी होती है ये मिलती है, जिनको हम सीधा सीधा इस्तेमाल करते हैं। पानी हमें प्रकृति से जैसा मिलता है हम उसे इस्तेमाल करते हैं, हवा जैसी मिलती है हम वैसे इस्तेमाल करते हैं, मिट्टी जैसी मिली हुई है हम इसे ऐसे ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी का जैसे कि कोयला है, खनिज है, खनिज तेल है, बहुमूल्य पत्थर हैं, धातुएं हैं, अयस्क हैं, ये चीजें हमें जमीन में से मिलती हैं, इनको हम फिर किसी और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इनका रूप बदल के इनको इस्तेमाल करते हैं। लकड़ी, पेड़ से लकड़ी काटी, लकड़ी को हम कभी जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी उससे हम कुछ फर्नीचर बना रहे हैं, मकान बना रहे हैं, गाड़ियां बना रहे हैं, तो ये हमारा एक तरीके से कह लीजिए अप्रत्यक्ष इस्तेमाल है। प्रत्यक्ष चीज जैसी मिली उसको हम वैसा का वैसा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे है प्रश्न आपका कि विश्व की अनेक स्थानीय परंपराओं में प्रकृति को पवित्र माना जाता है। बहुत सी हमारे यहाँ भी परंपराएं हैं और आपने इनके बारे में पढ़ा भी होगा।
ऐसी परंपराओं में प्रकृति को पालनकर्ता पोषणकर्ता के रूप में देखा जाता है। आपसे पूछा गया है पाठ में, क्या आप ऐसी प्रथाओं को जानते हैं? मेरी तरफ बेटा, कल्याण के लिए तुलसी पूजा की जाती है। तुलसी का व्रत, तुलसी का पौधा लगाना घरों में शुभ माना जाता है। ठीक है बेटे। आगे आपको कहा गया है कि थोड़ा ठहरिए, स्वयं और अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए। अपने आसपास देखिए आप, इनमें से हर चीज का उद्गम स्रोत क्या है, कहाँ से निकली है वो चीज, कहाँ से मिली है। तो अगर आप देखेंगे तो किसी ना किसी मोड़ पर ये सभी की सभी चीजें, चाहे आपके आसपास आपका फैन हो, चाहे आपकी बेंच हो, आपका बैग हो स्कूल का, आपके कपड़े हो, आपके शूज हो, ये सभी की सभी चीजें कहीं ना कहीं हमें प्रकृति की तरफ लेकर के जाती हैं। और यहाँ तक कि हमारे कपड़ों पर जो प्लास्टिक का बटन लगा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं हमें प्रकृति से ही मिला है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधन शब्द का इस्तेमाल उन सामग्रियों के लिए, उन पदार्थों के लिए किया जाता है जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान होते हैं। आपसे अगर परिभाषा पूछी जाए तो प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो आप यही लिखेंगे यहाँ से, प्राकृतिक संसाधन शब्द का प्रयोग उन चीजों के लिए करते हैं जो हमें प्रकृति से मिली हैं और हमारे लिए मूल्यवान। ठीक है। आगे प्राकृतिक संसाधनों की श्रेणियों को देख लेते हैं हम लोग। इसके लिए भी मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है। जो संसाधन हमें मिले हैं उनके बारे में यहाँ से हम बात करेंगे। हम पहली तो हमें चीजें चाहिए होती हैं जीने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें चाहिए, कुछ चीजें हमें चाहिए सामग्री के लिए जिनसे हम अपने जीने के लिए कुछ चीजें जोड़ते हैं, और कुछ चीजें चाहिए ऊर्जा के लिए। तो सबसे पहले हमें जो चीजें जीने के लिए चाहिए, जैसे पानी हमें पीने के लिए चाहिए, हवा हमें सांस लेने के लिए चाहिए, मिट्टी से हमें खेती करने के लिए चाहिए। तो ये सब हमारे जीने के सर्वाइवल रिसोर्सेज हैं जिनको कहा जाता है, ये हमारे जीने के संसाधन हैं। ठीक है। दूसरे हैं सामग्री के लिए, यानी कि मटेरियल, जैसे खनिज और लकड़ी से हम अपने भवन बनाते हैं, मशीनें बनाते हैं, सुंदर सुंदर चीजें बनाती हैं। धातुएं हैं, उनसे हम लोग बहुत से अपने पर जो है क्या हथियार बनाते हैं, वाहन बनाते हैं। तो इनके लिए हमें धातुएं चाहिए होती है, हो गई हमारी मटेरियल। तीसरा हमें चाहिए होता है ऊर्जा के लिए, हमें प्राकृतिक संसाधन चाहिए होते हैं। तो ऊर्जा जो है आधुनिक जीवन की आधारशिला है, ऊर्जा के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो कोयला, पेट्रोलियम, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब के सब ऊर्जा के लिए हमारे संसाधन कहलाते हैं। तो ये संसाधनों का वर्गीकरण हो गया है। तो विज्ञान में हम वर्गीकरण और नामकरण के इस्तेमाल हम सीखते हैं। तो जब हम विचारों या वस्तुओं को डिवाइड करते हैं, अलग अलग भाग में बांटते हैं, तब हम उनके कुछ खास विशेषताओं का इस्तेमाल करते हैं। कुछ क्राइटेरिया होता है जिसके बिहाफ पर हम चीजों को बांटते हैं अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग श्रेणियों में। फिर हम उनका नामकरण करते हैं। तो हम उन्हें केवल एक शब्द या छोटे वाक्यांश में उनका नाम देते हैं। जब ये नाम और अर्थ जन समूह में साझा किए जाते हैं तो हमें सहायता मिलती है। जैसे यहाँ पर मैंने कहा संसाधन, तो आप तुरंत समझ गए, प्राकृतिक संसाधन, तो आप तुरंत समझ गए कि मैं संसाधनों की बात कर रही हूँ। ऐसे ही हर चीज को नाम दिया जाता है। तो हम विचारों या वस्तुओं के एक समूह पर बिना हर बार उसकी चर्चा किए, हर बार उसको एक्सप्लेन किए बिना वर्णन कर सकते हैं। जब हम किसी चीज को एक परिभाषित शब्द दे देते हैं, एक नाम दे देते हैं, तो उससे हमें फिर बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है ना। तो यही यहाँ पर भी किया जाएगा। तो इससे हम ज्यादा प्रभावशाली रूप से संवाद कर। तो पिछली क्लासेस में, पुरानी क्लासेस में आपने 6th-7th में आपने पढ़ा था सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बारे में। तो जैसे ही हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ही हम कहते हैं सजीव वस्तुएं, आपको एकदम से समझ में आ जाता है किसकी बात की जा रही है। ऐसे ही अगर हम कहते हैं निर्जीव वस्तुएं, तब भी आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि निर्जीव वस्तुएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? प्राकृतिक संसाधन सारे के सारे वो चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए, धरती में से लेते हैं और उनको निकालना धरती से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं। उनको आपको लेना आसान है और बहुत महंगा नहीं पड़ता है, हम अफोर्ड कर सकते हैं और हमारा समाज उन्हें लेने की स्वीकृति देता है। तो आगे चलते हैं हम लोग। प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण, जो अभी मैंने फ्लो चार्ट में आपको समझाया था, वही है कि प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का एक उपाय तो ये होता है, एक तरीका ये होता है कि उनका इस्तेमाल जीवन में हम कहाँ कर रहे हैं। अनिवार्य रूप से कर रहे हैं, यानी कि उनके बगैर हमारा काम ही नहीं चल सकता, या फिर सामग्री के स्रोत के रूप में कर रहे हैं, या फिर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कर रहे हैं। तो जीवन के लिए आवश्यक संसाधन कौन कौन से होते हैं, अभी हमने पढ़ा था बेटे। तो जीवन पृथ्वी पर उस वायु के बिना संभव नहीं है जिसमें हम सांस लेते हैं, तो जल के बिना जिसे हम पीते हैं, और भोजन के बिना जो हम खाते हैं, यानी कि हमें पानी, हवा और खाना, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। इनके लिए हमारी जो वायुमंडल है, नदियां हैं, सरोवर है, मृदा है, ये सब हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है। यानी कि पानी, मृदा और हवा हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन है, क्योंकि हम वायु के बिना
नहीं जी सकते जिसमें हम सांस लेते हैं, हम उस पानी के बिना नहीं जी सकते जिसे हम पीते हैं, और उस मृदा के बिना नहीं जी सकते जिससे हम खेती करके अपने लिए भोजन बनाते हैं। या फिर जो जानवर होते हैं वो उस मृदा को खाते हैं, उनको भी कई बार लोग खाते हैं। दूसरी कैटेगरी थी सामग्री के लिए संसाधन। तो मनुष्य प्रकृति के उपहारों से, प्रकृति से जो चीजें हमें मिलती हैं उनसे भौतिक वस्तुओं का निर्माण करते हैं, यानी कि हम अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल करते हैं वो सब हमारी सामग्री के लिए संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी से हम कुर्सी बना सकते हैं, ईंधन बना सकते हैं, कोई प्रतिमा बना सकते हैं, बहुत जगह घर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो लकड़ी जो है हमारी वो सामग्री के लिए संसाधन है। ठीक है, ऐसे ही भारत की विविधता में लकड़ी से लेकर के संगमरमर, कोयला, सोना, एल्यूमिनियम, लोहा, इतनी सारी चीजें, पत्थर, ये सारे के सारे हमारे प्राकृतिक संसाधन है जो सामग्री के लिए संसाधन के। इसके बाद तीसरे होते हैं ऊर्जा के लिए संसाधन। ऊर्जा हमारे जीवन का एक बेस है बेटे। बिजली हमारे भवनों के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, बहुत तरह के प्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी होती है। बिजली है, पेट्रोल है, डीजल है, पीएनजी है, आपका पेट्रोल है, नेचुरल गैस है। तो ये सारी की सारी चीजें जो ऊर्जा देती हैं, लकड़ी है, कोयला है, ये सारी की सारी हमारे ऊर्जा के संसाधन है, ऊर्जा के स्रोत हैं। तो कोयला, जल, जल भी एक ऊर्जा का स्रोत है बेटा। अभी हमने जल बिजली का देखा था, ऊपर पनबिजली का हमने फोटो देखा था। खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, हवा, ये सब ऊर्जा के लिए संसाधन है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हमने कौन तीन तरह के सोर्सेज पढ़े। पहले है जीवन के लिए आवश्यक संसाधन, दूसरे है सामग्री के लिए संसाधन, और तीसरे है ऊर्जा के लिए संसाधन। इनको एक बार फिर से देख लेते। देखिए, आवश्यकताओं के आधार पर हम संसाधनों को तीन भाग में बांट सकते हैं। जीवन के लिए संसाधन, जिसमें हमारा पानी, हवा और मिट्टी आ जाएंगी। सामग्री के लिए संसाधन में हमारी लकड़ी और धातुएं आ जाएंगी, खनिज आ जाएंगे। ऊर्जा के लिए संसाधन में हमारा कोयला, पेट्रोलियम, सूरज, सौर ऊर्जा कह लीजिए, पवन ऊर्जा कह लीजिए, लकड़ी कह लीजिए, ये सारे के सारे हमारे ऊर्जा के लिए आ जाएंगे। तो इस चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि संसाधनों का वर्गीकरण हमने कैसे किया। इसमें से आपका पेपर में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा बेटे, जिसका आपको आंसर लिखना होगा। अभी मैं क्वेश्चन आंसर भी आपके करवाऊंगी, वहां आपको सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा, लेकिन आपकी क्लास में जब भी ये लेसन डिस्कस होगा तो आपको ये चित्र काम आएगा। अब आगे चलते हैं बेटा। कई तरीके से आप चीजों को बांट सकते हैं। जैसे हमने इस्तेमाल के आधार पर बांटा, ऐसे ही आगे अब हम बांटेंगे नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन के रूप में। जैसे आप हो बेटा, घर में जाते हो, स्टूडेंट हो जाते हो, घर में जाते हो, मम्मी आपको बेटा कहती है, भाई आपको भाई कहता है। ऐसे ही जो संसाधन है इनको हम कई तरीके से इनके ग्रुप बना सकते हैं अलग अलग। जैसे आपको कहा जाए कि जी एक बार आप पहले बड़े बड़े कपड़ों का ग्रुप बनाइए, छोटे कपड़ों का अलग बना दीजिए। फिर आपसे कहा जाए कि इनके रंग के आधार पर वर्गीकरण कीजिए, फिर इनका आप ये डिजाइन के आधार पर वर्गीकरण कीजिए। ऐसे ही संसाधनों का भी हम अलग अलग तरीके से वर्गीकरण करते हैं। तो दूसरा तरीका होता है इनको बांटने का नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब नवीकरणीय वो होते हैं जिनको हम अपने जीते जी दोबारा से बना सकते हैं या प्रकृति से पा सकते हैं अपने जीवन में ही। दूसरे होते हैं जिन्हें हम दोबारा अपने जीते जी नहीं पा सकेंगे। कैसे है देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का दूसरा तरीका यह हो सकता है कि वो नवीकरणीय है या नहीं। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं कि प्रकृति पुनर्स्थापन यानी कि रेस्टोरेशन और रीजेनरेशन के सिद्धांत पर काम करती है। प्रकृति चीजों को, जो भी चीजें टूटती जाती हैं उनको बनाती जाती है, दोबारा से बनाती जाती है। जैसे कोई पेड़ है, गिरता है, सड़ करके मिट्टी बन जाता है, नए बीज उगते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जीवन फिर से आ जाता है, फिर से पौधा बन जाता है, फिर पेड़ बन जाता है, फिर से पेड़ गिर जाता है, गिर के मिट्टी बन जाता है, नए बीज उगते हैं और जीवन फिर लौटता है। ऐसे चलता रहता है। तो प्रकृति में कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। प्राकृतिक चीजें जितनी भी हैं वो वेस्ट नहीं होती हैं, सड़ के वो वापस रिसाइकल हो जाती हैं। ये प्रकृति की खासियत है। तो ये नवीकरणीय संसाधन होते हैं प्रकृति के, जो कि नवीकृत हो जाते हैं। और अनवीकृत संसाधन क्या होते हैं कि ये लाखों साल में बनते हैं। इनको हम अपने जीते जी दोबारा से बनते हुए धरती में नहीं देख सकते। जैसे कि ये संसाधन लाखों साल में बनते हैं, इनका इस्तेमाल करना इनके बनने की गति से कहीं ज्यादा जल्दी होता है। इनकी इस्तेमाल करने की गति ज्यादा तेज होती है, बनते बहुत धीरे धीरे हैं। जैसे भारत में कोयले के बहुत बड़े बड़े भंडार हैं, लेकिन ऐसा अंदाजा है कि अगले 50 साल तक ही ये चल सकते हैं, जबकि कोयले को बनने में लगते हैं लाखों साल। तो
खत्म होने में केवल 50 साल लगेंगे, बनने में लाखों साल लगेंगे। तो ऐसी चीजें जो हमारे जीते जी दोबारा से नहीं बन पाएंगी, उनको कहा जाता है अनवीकरणीय संसाधन, यानी कि उनको हम नवीनीकृत, उनका प्रकृति हमारे सामने सामने नहीं कर पाएगी। तो ये सीमित भंडार होते हैं और समय की चुनौती होते हैं, इनको हम खत्म कर लेंगे और दोबारा हमारी अगली पीढ़ी के लिए हम इनको नहीं बचा पाएंगे। ये होते हैं अनवीकृतीय संसाधन। और जो हमारे सामने बन जाएंगे, जैसे लकड़ी है, उसे कहते हैं नवीनीकृत संसाधन। तो इसको आपके पाठ से डिटेल में पढ़ लेते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का दूसरा तरीका इस आधार पर हो सकता है कि वो नवीकरणीय है या नहीं। अब प्रकृति का सीधा सीधा सिद्धांत क्या है कि वो पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्रक्रिया में काम करती है, यानी कि चीजों को दोबारा से स्थापित कर देगी, दोबारा से पैदा कर देगी। पुनर्स्थापन होता है किसी क्षीण या कमजोर चीज का उसकी मूल स्वस्थ अवस्था में पुनः लाने की प्रक्रिया। जैसे आपके सामने कोई पेड़ है, सर्दियों में उसके पत्ते झड़े और दोबारा से वसंत आया, आप देखेंगे आपके आसपास बहुत सारे पेड़ होंगे जिन पर नए नए पत्ते आने लगेंगे, तो इसे कहा जाता है पुनर्स्थापन। तो प्रकृति समय के साथ स्वयं को स्वस्थ करती है, नवीनीकृत करती है, संरक्षित करती है। जैसे आपकी त्वचा पर कोई घाव लग जाए या जंगल में कोई आग लग जाए तो हमारी स्किन पर लगी हुई चोट धीरे धीरे ठीक हो जाती है, उसका दाग भी चला जाता है। जंगल में मान लीजिए आग लग जाए, थोड़े दिन बाद दोबारा से वहां पर पेड़ उग जाते हैं। तो पुनर्जनन पुनर्स्थापन से ज्यादा व्यापक है। दोबारा पैदा करना किसी चीज को पुनर्जनन है, चीज को दोबारा से पहले जैसा करना, ठीक करना, रिपेयर करना अलग व्यापक है। तो दोनों चीजों में दोबारा किसी चीज को पैदा करना ज्यादा व्यापक है, ज्यादा वास्ट है। तो ये प्रकृति की नव जीवन और फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने की क्षमता को तो रखता है। इसलिए पता चलता है कि हमारी प्रकृति में नया जीवन दोबारा से लाने की, चीजों को सही तरीके से रिपेयर करने की क्षमता है। तो हम उन क्षेत्रों में वृक्ष लगाते हैं जहां आवास के लिए वनों को विनिर्मूलित करने जैसे मानवीय हस्तक्षेपों के कारण वृक्ष नष्ट हो गए हैं। यानी हम पेड़ लगाते हैं जहां पेड़ खत्म हो गए हैं, तो वहां मूल रूप से उगने वाले वृक्षों को लगाने से पारिस्थितिक तंत्र का पुनर्स्थापन होता है। मान लीजिए किसी जगह पर पेड़ काटे गए तो वहां के पक्षी भी चले गए, गिलहरियां भी चली गई, वहां से जो खाना मिल रहा था, जो जड़ी बूटियां मिल रही थी, जो भी चीजें मिल रही थी, दवाइयां मिल रही थी, वो सारी की सारी चीजें खत्म हो गई। अब वहां पर अगर हम दोबारा से पेड़ लगा देते हैं तो वहां उन वृक्षों पर दोबारा से पक्षी आ जाएंगे, दोबारा गिलहरियां आ जाएंगी, दोबारा से भोजन मिलने लगेगा, सारी चीजें उनको पक्षियों को आश्रय मिलने लग जाएगा, इससे वहां पर जीवन दोबारा लग। तो प्रकृति चक्रों में काम करती है जहां कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। एक वन का उदाहरण लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए वन में कोई एक वृक्ष गिर गया, जंगल में कोई एक पेड़ गिर गया, तो जीवाणुओं, फफूंद, कीड़ों का भोजन बनकर के सड़ जाता है, वो मृदा का भाग बन जाता है, इनकी मिट्टी में मिल जाता है और उसे उपजाऊ बन। अब उसमें से जो बीज आए थे, बीज नए पेड़ बनते हैं, नए पौधे बनते हैं, उनमें जब कुछ आखिर में फिर से कुछ वृक्ष गिर जाते हैं और फिर से वो बीज बन जाते हैं, फिर से मृदा बन जाते हैं। तो इस तरीके से प्रकृति का पुनर्स्थापन और पुनर्जनन का सिद्धांत चलता है। पुनर्जनन मतलब दोबारा पैदा करना, पुनर्स्थापन यानी कि दोबारा से उसको रिपेयर करना। जैसे पौधे हैं, उनके पत्ते गिर गए हैं, मौसम बदलने पर नए पत्ते आ जाते हैं, वो पुनर्स्थापन है। लेकिन कोई पेड़ गिर गया, उसके बीज गिरे, बीज से नया पौधा बना, वो पुनर्जनन। आगे हम जाने के नवीकरणीय संसाधन जिनको हम नया कर सकते हैं, दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नवीकरणीय संसाधन समय के साथ इन विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। भारत के ज्यादातर भाग में प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध है। हमारे यहाँ पूरे भारत में लगभग हर जगह सूरज की रोशनी हमें मिलती है। तो प्राकृतिक प्रक्रियाओं में वर्षा और पिघलते हिमनदों से नदियां नियमित रूप से पोषित होती हैं। हमारी वर्षा से और पिघलते हिम नदियों की वजह से नदियों में हमारी लगातार पानी आता रहता है। जंगल भी खुद को बार बार नवीनीकृत कर लेते हैं, नए नए पेड़ उगते रहते हैं, पुराने गिरते रहते हैं। तो मृदा प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से खुद का पुनर्निर्माण कर लेती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पानी, सूरज की रोशनी और मृदा यानी कि मिट्टी, ये सब नवीनीकृत संसाधन है। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल से उत्पन्न ऊर्जा यानी कि बहते हुए पानी से ऊर्जा निकालना, वनों से प्राप्त लकड़ी, ये सब नवीनीकृत संसाधन है, नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इन सबका हमारे सामने ही दोबारा से नए बन करके ये हमारे सामने आ जाते हैं अगर हम इनका प्रबंधन सातत्य विधियों से कर सके। अगर इनका हम तरीके से इस्तेमाल करते हैं, पानी अगर मान लीजिए जितना नदी में आ रहा है सारा का सारा हम कहीं इस्तेमाल कर ले तो नवीनीकृत नहीं रह जाएगा ना, है ना। लेकिन अगर हम तरीके से इस्तेमाल करें तो उतना पानी हमें रोज मिलता रहता है जितना हमें चाहिए, तो ये नवीनीकृत संसाधन है। सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा, सूरज की रोशनी हम उतनी ही इस्तेमाल कर रहे हैं, रोज हमें मिल जाती है, तो ये नवीनीकृत संसाधन है। हालांकि इनके नवीनीकृत बने रहने के लिए एक अनुबंध ये है
कि पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की प्राकृतिक लय बाधित न हो। हम जंगल में से पेड़ बिल्कुल जंगल को खत्म ही ना कर दे, वहां पर सड़क न बना देंगे तो फिर पुनर्स्थापन नहीं हो सकता, पुनर्जनन नहीं हो सकता। इसी जगह पर हमने जंगल काट के घर बना लिए, सोसाइटी डेवलप कर ली, तो वहां पर दोबारा से पेड़ नहीं उगेंगे। कोई पेड़ होगा उसकी पत्तियां नहीं आएंगी, तो इस तरीके से ना पुनर्स्थापन होगा ना पुनर्जनन। जैसे कि अगर हम वनों में वृक्षों के बढ़ने की गति के साथ लकड़ी काटते हैं तो आखिरकार वह नष्ट हो जाए। अगर हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं, पेड़ को उगने में लग रहे हैं 10 साल, और हम एक दिन में 10 पेड़ काट दे रहे हैं, रोज के काट रहे हैं, तो जंगल खत्म हो जाएगा। वैज्ञानिकों ने दिखाया है कि अविवेकपूर्ण मानवीय कृत्यों के कारण प्रकृति के अनेक चक्र असंतुलित हो गए। हमने जो बहुत ही एक तरह से बिना सोचे समझे जंगल काटे हैं, नदियों का पानी इस्तेमाल किया, उसकी वजह से बहुत से चक्र हमारे प्रकृति के असंतुलित हो गए। जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगिकीकरण और कृषि तथा अन्य उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई जैसे कारकों के संयोजन ने तापमान वृद्धि को जन्म दिया। हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हम लोग बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, उद्योग चल रहे हैं, उनकी वजह से हम पेट्रोलियम को, कोयले को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है। साथ में हम लगातार जंगल काट रहे हैं, इसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसका हम अनुभव कर रहे हैं। तापमान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। इसकी वजह से हिमालय के कुछ क्षेत्रों में हिमनद इतनी जल्दी पिघल रहे हैं कि वर्षा उनकी आपूर्ति नहीं कर सकती। यानी कि हिमनद जो है, यानी कि जो ग्लेशियर्स हैं, वो इतनी तेजी से पिघल रहे हैं कि उतनी तेजी से जम नहीं पा रहे हैं, उतनी बारिश नहीं हो रही है जितने पिघल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारे जो पर्वतीय हिमस्रोत हैं, वाटर टावर जिसे हम कहते हैं, हमारे पहाड़ों पर जो पानी स्टॉक है वो कम हो रहा है, और दूसरा जो कोस्टल एरिया जो है, जो समुद्र के किनारे के एरिया है, वो डूबते चले जा रहे हैं, जिससे पृथ्वी का हिस्सा डूब रहा है। पानी ज्यादा जमीन पर आएगा तो किनारे के हिस्से डूब जाए। तो ये निर्भर समतल भूभागों में रहने वाली जनसंख्या की जल सुरक्षा पर गहरा प्रभाव। ठीक है बेटे, आगे देखते हैं। तो देखिए, आपको बॉक्स में जो चीजें दी जाती हैं उनको भी आपको पढ़ाऊंगी। तो परंपरागत रूप से समुदायों में जो मछली पकड़ने वाले समुदाय थे, उन्हें मछलियों की संख्या बनाए रखने के लिए प्रजनन काल की अवधि में मछली पकड़ने को नियंत्रित करने या उससे परहेज करने की एक व्यवस्था थी। यानी कि मछुआरे जो थे, एक खास टाइम पर जब मछलियां जो होती हैं उनके जब वो अंडे दे रही होती हैं, उस टाइम पर मछली नहीं पकड़ा करते थे। हालांकि मछली पकड़ने के व्यवसायीकरण ने अत्यधिक मछली पकड़ने की प्रवृत्ति को जन्म दिया। व्यवसायीकरण हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो लोगों ने वो परहेज बंद कर दिया। जैसे कि टूना नामक एक मछली की संख्या में तीव्र और व्यापक फास्ट की वजह से इस मछली को पकड़ने पर नियंत्रण से संबंधित कई समझौते किए गए। टूना नाम की मछली थी, लगातार गायब होती चली जा रही थी, तो इसको ना पकड़ने के लिए एक अनुबंध हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर भी इस महत्वपूर्ण मछली को छोटी मछलियों, झींगों आदि का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती, की संख्या लगातार घट रही। टूना मछली बड़ी मछली है जो छोटी मछलियों को, झींगों खाती थी, और समुद्री जो पारिस्थितिकी तंत्र था उसको संतुलित रखती थी, उसकी संख्या आज लगातार घटती चली जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक नवीनीकृत संसाधन को नुकसान हो। तो क्या आप ऐसी अन्य पारंपरिक प्रथाओं के बारे में जानते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में सहायता करती हैं? देखिए, होती हैं। जैसे हम लोग अपने आसपास हमने देखा था कि भाई हम एक पेड़ काटेंगे तो हम 10 पेड़ लगाएंगे वाली बात हुई थी, क्योंकि एक पेड़ जो है उसको विकसित होने में 10 साल लगते हैं। तो हम 10 साल तक जब 10 पेड़ काटेंगे तो 10वें साल में हमारे पास 10 पेड़ तैयार हो जाएंगे। इस चीज को सोच करके किया है। तो ऐसी प्रथाएं हैं बहुत सारी, आप भी ढूंढ के पता कर सकते हैं। आगे है, हमें अपने उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों की आवश्यकता। हमें जो भी चीजें इस्तेमाल करनी है उनके लिए हमें इंडस्ट्री चाहिए होती है, और इस प्रक्रिया से अपशिष्ट भी उत्पन्न हो, इसमें वेस्ट निकलता है, कूड़ा निकलता है, गंदा पानी निकलता है, गंदा कूड़ा निकलता है, जिसे आमतौर पर नदियों में या फिर समुद्र में बहा दिया जाता है। और ये गंदा पानी आमतौर पर सड़ गल जाता है, जिससे कि जीव जंतु जो होते हैं उनको भोजन नहीं बन पाता, और वहां पर पेड़ पौधे जो नहीं उग पाते, केमिकल मिल गए जाके नदी के पानी में, समुद्र के पानी में, तो उसकी वजह से समुद्री जो जीव है, छोटे जीव मर जाते हैं। जो समुद्र में छोटे मोटे पौधे उगते हैं वो मर जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहां के जीव जंतु मरने लग जाते हैं, कम। तो इससे क्या होता है कि प्रकृति के पुनर्स्थापन और पुनर्जागरण चक्र में व्यवधान उत्पन्न होते हैं। पहला तो जो पौधे हैं जो रिपेयर होने थे वो रिपेयर नहीं हो पाते, और जो नए जीव पैदा होने थे वो पैदा नहीं हो पाते। इससे नदियां जहरीली हो जाती हैं और वो जीवन का पोषण नहीं कर। ठीक है, ये हो गया नवीनीकृत संसाधनों का नुकसान। आगे पता लगाते हैं कि अपने आसपास के उन मानवीय कार्यकलापों की पहचान करें जिनकी वजह से प्रकृति अपनी पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की क्षमता खो रही है। हमारे आसपास क्या क्रियाकलाप हो रहे हैं? पहला तो हम खेती के लिए जंगल काट रहे हैं, खेती के लिए इंडस्ट्रीज बनाने के लिए जंगल काट रहे हैं, फैक्ट्रियां लगा रहे हैं, उनका पानी हम नदियों में, समुद्र में डाल रहे हैं। प्लास्टिक का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि गलता नहीं है। ये सारे के सारे कारण हैं जिनकी वजह से प्रकृति अपना पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की क्षमता
हो रहे हैं। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है आपको कि पारिस्थितिकी तंत्र की प्रक्रियाएं और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रकृति के कार्य करने की कुछ स्वाभाविक प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे कि वृक्ष प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन बनाते हैं। वृक्ष जो होते हैं हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। तो जब ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं मनुष्यों के लिए लाभदायक होती हैं तब इन्हें हम पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, क्योंकि कुदरत की बहुत सी चीजें हैं, बहुत से प्रोसेस हैं, बहुत सी प्रक्रियाएं हैं जो हमारे लिए लाभदायक हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी का धरती तक आना या फिर वृक्षों का ऑक्सीजन देना, ये हमारे लिए पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहें। तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वन प्राकृतिक रूप से जल को शुद्ध करते हैं। वन जो होते हैं बारिश में मदद करते हैं, पानी को शुद्ध करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, पशुओं के लिए आवास देते हैं, पशु पक्षियों के लिए। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हैं। ठीक है, ये इनकी सेवाएं हैं जो हमें मिलती हैं। तो जब हम उस वन के कारण स्वच्छ जल पाते हैं, संरक्षित कृषि भूमि हमें मिलती है और फसलों से हम फायदा पाते हैं, तो ये सब हम पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाएं प्राप्त करते हैं प्रकृति से। एक मैच्योर पेड़ जो होता है वो लगभग रोज 275 लीटर ऑक्सीजन हमें देता है। किसी वृक्ष के आधार पर अलग अलग भी हो सकता है, लेकिन एक पूरा परिपक्व वृक्ष कहा जाता है। कोई खास टाइप का वृक्ष ज्यादा देता है, जैसे पीपल का वृक्ष ज्यादा ऑक्सीजन देता है, या कोई और वृक्ष होगा कम देगा, लेकिन आमतौर पर एक औसत वृक्ष 275 लीटर ऑक्सीजन देता है। और हर व्यक्ति को जीने के लिए लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन की हर रोज जरूरत होती है। तो यानी कि हमें एक पेड़ उतनी ऑक्सीजन नहीं दे पा रहा है जितनी हमें रोज चाहिए। एक व्यक्ति की गतिविधि के प्रकार, उसकी ऊंचाई, भार के आधार पर भी अलग हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर के ऑन एन एवरेज देखा जाए तो एक व्यक्ति के लिए एक वृक्ष जरूरी है ताकि उसको अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन मिलती है। आगे है, आइए पता लगा। तो अभी हमने पढ़े नवीनीकृत संसाधन, आगे हम पढ़ेंगे अपने क्षेत्र में नवीकरणीय संसाधनों के प्रकारों का आकलन करने के लिए छोटा शोध अध्ययन कीजिए। आपको आगे रिसर्च करने के लिए आप अपने शिक्षक के साथ अपने अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों पर चर्चा कर सकते हैं। समय के साथ उनकी परिस्थिति में क्या परिवर्तन है, आपके आसपास की चीजों में क्या बदलाव आया है, ये आप देख सकते हैं। आपके आसपास पहले कितना जंगल था, कितने पेड़ थे, कोई नदी बहा करती थी क्या, कोई नहर थी क्या, आसमान पहले कैसा होता था, आसपास कितनी इंडस्ट्रीज और लग गई हैं, कितने पेड़ काटे जा चुके हैं, ऐसे आप पता लगा सकते हैं। इसके बाद आपको दिया गया है अनवीकरणीय संसाधन। तो ये संसाधन बहुत लंबे टाइम में बन पाते हैं, जैसे कि कोयला लाखों साल में बनता है। जिस अनुपात से हम उसका इस्तेमाल करते हैं उस अनुपात में उसकी पुनः पूर्ति नहीं की जा सकती, यानी कि जितनी तेजी से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी तेजी से वो हमें वापस नया बन करके नहीं मिल सकता। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, खनिज और धातुएं जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है। इनकी हमारे जीते जी प्रकृति हमें इन्हें दोबारा बना के नहीं दे पाएगी। जैसे कि भारत में प्रचुर मात्रा में कोयले के भंडार हैं, लेकिन हम जितनी स्पीड से कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, जितनी स्पीड से हम कोयला खोद रहे हैं, उतनी स्पीड से कोयला बनेगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा 50 साल में हम सारा कोयला खत्म कर लेंगे। साथ ही जनसंख्या बढ़ रही है, विकास के कामों में तेजी आ रही है, इसकी वजह से बिजली की मांग भी बढ़ रही है। तो जब तक ज्यादा टिकाऊ विकल्प व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाते तब तक हमें अपने आसपास उपलब्ध कोयले का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करना होगा। यानी कि जब तक हमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल जाता, नवीनीकृत संसाधन नहीं मिल जाता, जैसे कि सोलर एनर्जी है, जब तक बहुत स्ट्रांगली हम उसको बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल करना नहीं सीख जाते हैं, तब तक हमें कोयले का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना होगा। ठीक है बेटे, आगे है, वे कौन से अनवीकरणीय संसाधन हैं जिनका आप प्रतिदिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस्तेमाल करते हैं। वो कौन से संसाधन हैं आपको बताना है जिनका आप रोज इस्तेमाल करते हैं। अनवीकरणीय संसाधन जैसे पेट्रोल है, हम घरों में पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करते हैं जिसे आप आम भाषा में वैसलीन बोलते हैं। डीजल है ना, और साथ में हमारे घरों में एलपीजी गैस है, आपके यहाँ पीएनजी गैस भी हो सकती है। ये सारे के सारे अनवीकरणीय संसाधन है। लोहा है, तांबा है, गोल्ड है, ये सारी की सारी चीजें अनवीकरणीय संसाधन है। कोयला है, तो उनके संभावित नवीकरणीय विकल्प क्या है। विकल्प क्या हो सकते हैं इनके। मेटल का विकल्प तो कुछ भी नहीं हो सकता बेटे। मेटल का विकल्प तो प्लास्टिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो नुकसान पहुंचा रही है समाज को, हमारी प्रकृति को। और लकड़ी की जगह हम कोयले की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, पेट्रोलियम गैस की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली को जो कि पानी से बनती है, सोलर एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। ये नवीकरणीय विकल्प है। वायु ऊर्जा, पवन ऊर्जा जिसे कहते हैं आप लोग, और साथ में सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय विकल्प हैं जिन पर अब बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आगे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और उसके निहितार्थ। तो प्राकृतिक संसाधन
हमारी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ फैले हुए हैं, कैसे कैसे फैले हुए हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। प्राकृतिक संसाधन हमारी पृथ्वी पर, क्या यहाँ तक के देशों के भीतर भी समान रूप से वितरित नहीं है। प्राकृतिक संसाधन क्या है? हमारे पेड़, जंगल, पानी, धातुएं, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी धरती पर एक जैसे नहीं मिलते हैं। कहीं बहुत ज्यादा मिलेंगे, कहीं बहुत कम मिलेंगे, कहीं बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो ये असमान वितरण मानव बस्तियों, व्यापार प्रतिरूपों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और संघर्षों को भी आकार देता है। इसकी वजह से आपस में लड़ाइयां भी होती हैं, आपस में संबंध भी बनते हैं देशों के। तो प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक युद्ध लड़े गए हैं और आज भी लड़े जा रहे हैं। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे कि फिलहाल कहाँ कहाँ युद्ध हो रहे हैं और प्राकृतिक संसाधनों का वितरण वहां पर जिम्मेदार है या नहीं। तो प्राकृतिक तंत्र की सेवाएं जो हमने पढ़ा था, तो स्वाभाविक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे कि जल को शुद्ध करती है हमारी जंगल, मृदा को संरक्षित करते हैं, मनुष्यों के लिए जो चीजें लाभदायक होती हैं वो प्राकृतिक तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहलाती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक वृक्ष जो होता है, परिपक्व वृक्ष, 275 लीटर ऑक्सीजन एक दिन में देता है, जबकि एक मनुष्य को चाहिए होती है 350 लीटर ऑक्सीजन आमतौर पर। हमेशा नहीं बेटा, आमतौर पर ये बात कही जाती है, सब पर लागू नहीं होती है, एक्सेप्शंस हर जगह होती है। ये होती हैं पारिस्थितिकी सेवाएं। इसके अलावा चक्र में व्यवधान, जब हम किसी चीज को ऐसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोयले की बात मैंने कही थी कि हम बहुत तेजी से इस्तेमाल करते हैं तो संतुलन बिगड़ जाता है। जैसे प्रदूषण, औद्योगिक अवशेष जो होते हैं, उद्योगों से, फैक्ट्रियों से, कारखानों से जो गंदा पानी निकलता है वो नदियों को जहरीला कर देता है, जिससे कि वो प्रकृति को खुद साफ करने की क्षमता खत्म हो जाती है। नदी में अगर थोड़ा बहुत कूड़ा जाएगा तो नदी अपने आप को साफ कर लेगी, लेकिन बहुत ज्यादा कूड़ा जाएगा तो नदी अपने आप को साफ नहीं कर पाएगी, जहरीली हो जाएगी। ऐसे ही मछली पकड़ने का जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, हमने भी पढ़ा था, टूना मछली की संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है, जिसकी वजह से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो खतरे में आ चुका है। वहां पर अब उतनी तरीके से समुद्री जो तंत्र है वो उतना सुरक्षित नहीं रह पाया है। अब आगे हम बात कर रहे हैं संसाधनों का वितरण, असमानता और अवसर। तो संसाधन हर जगह समान रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बॉक्साइट, जो कि एल्युमिनियम का रिसोर्स होता है और होता है, ये कहाँ कहाँ मिल रहा है? देखिए, जहां आपको ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है वहां आपको, ये रेड ट्रायंगल दिखाई पड़ रहा है, वहां आपको बॉक्साइट मिल रहा है। लोहे के ओर आपको कहाँ कहाँ मिल रहे हैं? जहां स्क्वायर्स हैं ब्लैक कलर के, यहाँ लोहे की ओर मिल रहे हैं। जहाँ कोयला है, कोयले के लिए आपको गोल राउंड ब्लैक दिए गए। देखिए आपके बॉक्साइट के रिसोर्स जो है, जो संसाधन है यहाँ पर मिल रहे हैं। ऐसे कोयले के आपको यहाँ मिल रहे हैं गोल गोल, जहाँ पर आपको दिखाया गया है। लोहे के जहाँ ब्लैक स्क्वायर दिखाए गए हैं वहां मिल रहा है। तो ये पूरे भारत में एक जैसा नहीं है, कहीं पर मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसकी वजह से क्या होता है कि जहां मिलता है वहां से लोगों को चाहिए होता है। इस वजह से कई बार संबंध भी बनते हैं, कई बार युद्ध भी। आपके मैप में देखिए यहाँ बताया गया है, यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर आप कोयला कहाँ कहाँ मिल रहा है। देखिए ये कोयले का रिसोर्स है आपका, ये कोयले के रिसोर्सेज है बोकारो, रानीगंज, झरिया। यहाँ पर नीवेली में कोयला मिल रहा है, सिंगरेनी में कोयला मिल रहा है, कोरबा में कोयला मिल रहा है। ऐसे तेल कहाँ कहाँ मिल रहा है? देखिए हमको तेल, ये देखिए कलोल, अंकलेश्वर, बसोन, मुंबई है, यहाँ पर हमारा तेल मिल रहा है। और साथ में देखिए यहाँ ऊपर भी है, यहाँ पर तेल है, यहाँ आपको माकम, हगरीजन, मुरान, यहाँ पर आपको ये तेल मिल रहा है, यहाँ पर देखिए, है ना। ऐसे ही आगे चलते हैं हम लोग। लौह अयस्क पिंक कलर के स्क्वायर दिए हैं यहाँ पर आपको। लौह अयस्क कहाँ कहाँ मिल रहा है? देखिए लौह अयस्क आपको मिल रहा है गोवा, मयूरभंज, पेंजुआर में, दुर्ग में कोई आपको लोहा मिल रहा है, चंद्रपुर में लोहा मिल रहा है, बेलाडीला में लोहा मिल रहा है, रत्नागिरी, गोवा, चिकमगलूर, कुंजेमुख, बेलडारी, चंद्रमुख, तुकमुर, इस एरिया में पूरा कोयला आपको जो है लोहा आपको मिल रहा है ना। इसके बाद आपसे बात हुई है बॉक्साइट की, तो बॉक्साइट कहाँ मिल रहा है? देखिए ऑरेंज कलर के आपको ये दिए गए हैं। कटनी में आपको बॉक्साइट मिल रहा है, अमरकंटक, बिलासपुर में आपको मिल रहा है, कोरापुट में मिल रहा है आपको बॉक्साइट। ये सारी की सारी जगहें आपकी हैं जहां से आपको अलग अलग संसाधन मिल रहे हैं, और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां इनमें से कुछ भी नहीं मिलता। तो ये संसाधन जो है ये असमान वितरण होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। यहाँ आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि आपके क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं, वितरण कैसे हुआ है, आप देख के बता सकते हैं। आपका क्षेत्र, मान लीजिए मेरा क्षेत्र दिल्ली है, तो दिल्ली में मैं देख पा रही हूँ यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है, इनमें से कोई संसाधन नहीं मिल रहा है, तो आप अपने क्षेत्र का लिख सकते हैं। तो आगे है प्राकृतिक संसाधनों के निकट स्थित उद्योग स्थानीय लोगों के आजीविका के अवसर सृजित करते हैं। मान लीजिए किसी जगह पर लोहे की ओर मिल रहे हैं, लोहा है नीचे खनिज में बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो
वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, खुदाई का रोजगार मिलेगा, उसे ट्रांसपोर्ट करने का रोजगार मिलेगा, उसे साफ करने का रोजगार मिलेगा, उससे औजार, उससे चीजें बनाने का रोजगार मिलेगा। तो उनके आसपास बस्तियां विकसित होती हैं, वहां लोग रहने लग जाते हैं और दूसरों के लिए भी आर्थिक अवसर बढ़ते हैं। तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली आधुनिक सुविधाएं सुलभ होती हैं। इससे क्या होता है कि जब आसपास आपके रिसोर्सेज होते हैं, संसाधन होते हैं, तो जीवन आसान होता है। तो हालांकि इन लाभों के साथ अल्पावधि तथा दीर्घावधि दोनों ही स्तरों पर मूल्य चुकाना पड़ता है। दोनों के लिए आपको छोटे लेवल पर तो हो सकता है आपको फायदा हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नुकसान भी उठाना पड़ता है। तो दुनिया में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां संसाधन संपन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऐसी सुविधाओं के लिए अपने घरों से विस्थापित होना। हमें मान लीजिए किसी जगह पर बहुत ज्यादा लोहा मिल रहा है, बहुत ज्यादा एल्युमिनियम मिल रहा है, कोयला मिल रहा है, हमें नौकरी के लिए वहां जाना पड़ेगा, अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो कुछ मामलों में इनके पावन स्थान संकट में है, जिससे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही। कुछ जगहें ऐसी हैं जो कि संकट में है, जहां से बहुत ज्यादा चीजें खोदी जा चुकी हैं या इस्तेमाल की जा चुकी हैं, वहां मिलना कम हो रहा है या बंद भी हो रहा है, तो वहां पर अब संकट है, तो वहां से लोगों को अब जाना पड़ रहा है। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, व्यापार जो होता है वो प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति पर निर्भर करता है। मानव ज्ञान और कौशल के संयोजन से वो स्टील जैसे विलक्षण उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, व्यापार ने भारत में बड़े साम्राज्यों के विकास को गति दी। व्यापार की वजह से भारत में बड़े बड़े साम्राज्य बने। आपको याद होगा किसी जमाने में देश पर, भारत पर बहुत से देशों ने आक्रमण किया, वो केवल व्यापार ही उनका मेन मकसद था, चीजें यहाँ से लेकर के जाना। तो आपको आगे कहा गया है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों का चयन कीजिए, भारत के विभिन्न भागों में उनकी उपलब्धता के विषय में जानकारी एकत्रित कीजिए, उन्हें मानचित्र पर अंकित कीजिए। आप उनके वितरण के बारे में क्या देखते हैं, उनसे जुड़ी आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की हैं। ये आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दिया गया है, ये मैं आपको बनाने में बेटे मदद करूंगी। ठीक है, आगे दिया गया है उन भागों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के वर्तमान और भावी पीढ़ियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा कीजिए। वहां पर वो लगातार निकाले जा रहे हैं, उससे क्या होगा, आने वाले टाइम में वो चीजें वहां पर खत्म हो जाएंगी। तो प्रकृति के उपहारों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की विधियां सुझाइए। कैसे कर सकते हैं हम इनका सही से इस्तेमाल। बिजली इस्तेमाल करनी है तो हम बिना वजह कमरों की लाइटें जली हुई ना छोड़ें, कहीं जाने आने के लिए हम बिना वजह यहाँ वहां पेट्रोल की गाड़ी लेके ना घूमें, कोयला ईंधन सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से हम इनका विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। विवेकपूर्ण इस्तेमाल यानी कि हम चीजों को बर्बाद। तो प्रकृति राजनीतिक सीमाओं पर ध्यान नहीं देती। प्रकृति बेटे हमारे पॉलिटिकल एज जो हमारे बॉर्डर्स हैं उनको ध्यान नहीं देती है ना। इसमें राज्यों और देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को लेकर तनाव उत्पन्न होता है। जैसे कि कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी के बीच में से नदी बहती है कावेरी। इसका पानी के वितरण पर वहां विवाद चलता रहता है और शांति और न्याय संगत वितरण को बनाए रखने के लिए आपसी संवाद होते हैं, कुशल प्रबंधन चाहिए होते हैं। हालांकि पड़ोसी देशों के मध्य ऐसे समझौते करना सरल नहीं होता। अपने राज्यों में तो फिर भी हो जाता है। चलिए हम लोग 4 राज्य हैं, कावेरी नदी के आसपास हैं, 4 राज्यों में से पानी जा रहा है। देखिए दिल्ली में भी मैं देखती हूँ कई बार हरियाणा दिल्ली का डिस्प्यूट चलता रहता है यमुना नदी के पानी के लिए, सिंधु नदी के पानी के लिए हमारा पानी जो है पाकिस्तान के साथ चलता रहता है। तो ऐसे बहुत सारे संघर्ष हैं जहाँ पानी के लिए हमारे संघर्ष चल रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन है। अब नदी तो नहीं कहती कि मैं तमिलनाडु में जाऊंगी, मैं केरल में नहीं जाऊंगी। नदी तो नेचुरली बह रही है, उसे हम रोक भी नहीं सकते। तो आगे है अंतरराष्ट्रीय संदर्भ में ऐसे किसी संघर्ष के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए, अपने अन्वेषण पर कक्षा में चर्चा कीजिए। आपको ऐसा ही सर्च करना है, आपको नहीं मिलेगा तो मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ चर्चा करूंगी। आगे आपको आपके पाठ में टॉपिक दिया गया है प्राकृतिक संसाधन अभिशाप। तो कैसे अभिशाप है ये? प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का होना आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं है। कहीं भी किसी जगह पर बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश या वो राज्य बहुत अमीर ही होगा। हमारा बिहार है, सबसे ज्यादा लोहा एल्युमिनियम वही मिलता है, लेकिन तब भी उसके मुकाबले अभी हमारे देश में बहुत से जो राज्य हैं उसके मुकाबले बहुत अमीर कहे जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध कुछ क्षेत्रों में आर्थिक वृद्धि और विकास मंद हो सकता है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जिसे आर्थिक अर्थशास्त्री प्राकृतिक संसाधन अभिशाप या प्रचुरता का विरोधाभास कहते हैं। सरल आसान भाषा में कहें तो कहेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर होना खुद ही ये नहीं दर्शाता कि कोई देश समृद्ध है। आमतौर पर अर्थव्यवस्थाएं ऐसे उद्योग विकसित करने में असमर्थ होती हैं। बहुत सी इंडस्ट्रीज अर्थव्यवस्थाएं हैं, बहुत सी इकोनॉमीज हैं जिनके पास संसाधन तो हैं लेकिन तकनीकी नहीं है कि वो उसे ठीक से इस्तेमाल कर पाए। तो या फिर तकनीकी है भी तो बहुत महंगी तकनीकी है। तो ऐसे उद्योग विकसित करने में कई बार अर्थव्यवस्थाएं
संभव नहीं होता उनके लिए कि संसाधनों को उच्च मूल्य वाले उत्पाद में बदल पाए। तो इस पुस्तक के उत्तरार्ध का अध्याय है उत्पादन के कारक। यहाँ पर आपको बाद में एक पाठ मिलेगा उत्पादन के कारक, जिसमें इस बात को हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। तो भारत ने अपनी बढ़ती आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे उद्योगों के विकास में निवेश करके इस अभिशाप से अपना बचाव करने के लिए कोशिश की। तो आप संसाधन अभिशाप किसे कहेंगे? ये आपके पास संसाधन तो बहुत सारे, लेकिन उनको महंगा प्रोडक्ट बनाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है या फिर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता हमेशा आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं होती है। अक्सर संसाधन संपन्न क्षेत्र गरीब रह जाते हैं अगर उनके पास उन संसाधनों को मूल्यवान उत्पाद यानी कि कॉस्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए उनके पास इंडस्ट्री नहीं है, तो गरीब रह जाते हैं। तो भारत ने उद्योगों में निवेश करके अपना इस अभिशाप से बचने का प्रयास कर लिया है। ये बात आपको इस पाठ में बताई गई। आगे आपको पूछा गया है कि आपके विचार में विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को सक्षम बनाने के लिए कौन कौन से इनपुट आवश्यक है, क्या क्या होना चाहिए ताकि अगर मेरे पास ऐसी जमीन है जिसके अंदर कोयला है उसको मैं निकाल के इस्तेमाल करूं और अमीर बन जाऊं, उसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए। तो उसके लिए पहले तो मुझे चाहिए ऐसे लोग जो उस कोयले को खोद सकें, उनके पास वो टूल हो जिनसे उसकी खुदाई कर सकें, साथ में कुछ ऐसा हो जिससे उसे मैं दूसरी जगहों पर पहुंचा सकूं या उससे यहीं कुछ अच्छी चीज बना सकूं, है ना। तो ये सारे के सारे इनपुट जरूरी होते हैं। तो यद्यपि संसाधनों के निष्कर्षण और संधारणीयता के बीच संतुलन बनाने की चुनौती अभी भी विद्यमान है। चीजों को हम निकालें भी और साथ में उतनी हमारे लिए आगे भविष्य के लिए बनी भी रहें, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्राकृतिक संसाधनों को समझना, उनका प्रबंधन एक बहुत ही मूल्यवान प्रस्थान बिंदु है, लेकिन मानवीय ज्ञान, सुशासन और राजनीतिक योजना ये निर्धारित करती है कि स्थायी लाभ बनेंगे या अस्थायी अप्रत्याशित लाभ बनेंगे। मतलब हमें इनसे लगातार फायदा होता रहेगा या थोड़े समय के लिए फायदा लेकर के हम लोग इसको खो देंगे। संसाधनों पर बात हुई, जब नदियां जो है वो सीमाओं से पार जाती हैं, तो देखिए कावेरी जल विवाद है हमारे यहाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। ऐसे ब्रह्मपुत्र नदी का है भारत और पड़ोसी देशों के बीच एक विवाद अक्सर चलता रहता है। तो शांति बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? कुशल प्रबंधन चाहिए और संवाद चाहिए। अब प्रबंधन आज की जरूरत है ताकि कल हम अपनी चीजों को सुरक्षित कर सकें। तो नवीकरणीय संसाधन जो है उनका रीजनरेशन की गति तेज होती है, लेकिन उनका उपयोग हम धीमी रफ्तार से करें, है ना। ये बहुत जरूरी है कि हम पेड़ लगाएं ज्यादा और काटें कम, और जो अनवीकरणीय संसाधन है उनको तो हम बहुत जरूरी हो तब इस्तेमाल करें और साथ में उनके विकल्प खोजें, यानी कि उनके ऑप्शन ढूंढें। जैसे पेट्रोलियम की जगह आज ई व्हीकल चलने लगे हैं, या फिर सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आज देख रहे हैं पीएम सूर्य घर से नाम से ऐप भी चलाई गई है ताकि लोग सोलर प्लांट अपने अपने घरों पर लगा सकें। तो ये किस लिए चल रहा है? ताकि हम जो हमारी जरूरतें हैं वो आने वाले समय में भी हम पूरी। तो लक्ष्य क्या है? एक ऐसी संपोषणीय अर्थव्यवस्था जो प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करे, यानी कि हमारा प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे, मकसद यही है, और हमारी जरूरतें भी पूरी होती है। इसके बाद आपके पाठ में दिया गया है प्राकृतिक संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग, यानी कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इनको हम जिम्मेदारी से इस्तेमाल करें, समझदारी से इस्तेमाल करें, इसका मैनेजमेंट कैसे है। तो प्रकृति पर जीवन को स्थापित रखने हेतु आवश्यक है, यानी कि पृथ्वी पर जीवन बना रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम प्रकृति का सम्मान करें और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल इस तरीके से करें जिससे कि नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन एवं पुनर्जनन संभव हो सके। यानी कि हमें चीजों का ऐसे इस्तेमाल करना है ताकि वो धरती पर से खत्म ना हो, प्रकृति उनका पुनर्स्थापन कर सके, यानी कि उनको रिपेयर कर सके और पुनर्जनन कर सके, यानी कि उनको दोबारा से तैयार कर सके, इससे पहले हम उन्हें खत्म ना कर दें, और अनवीकरणीय संसाधनों का दायित्वपूर्ण एवं न्याय संगत उपयोग हो सके। जो अनवीकरणीय संसाधन है जैसे कि पेट्रोलियम है, कोयला है, इनका हम जिम्मेदारी से सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो इन विषयों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि प्राकृतिक संसाधनों के अविवेकपूर्ण दोहन के कारण प्रदूषण, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं जो हाल के वर्षों में तीव्रता से घटित हुई। हमने इनको बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से आज पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप लोग सुनते हैं बेटे, दिल्ली में AQI बहुत गंदा हो जाता है, कई बार दिल्ली की हवा तो कहते हैं कि यहाँ पर रहने के लायक ही नहीं बची है। जैव विविधता की हानि हुई है, बहुत से पशु पक्षी हमारे लुप्त हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, और जलवायु परिवर्तन, हमारे जो धरती है इस पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है,
ऐसी समस्याएं आई हैं और अभी के हालों में देशों में बहुत तेजी से हो रहा है ये सब कुछ। तो नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन और पुनर्जनन, यहाँ दो उदाहरण आपको दिए गए हैं कि किस तरीके से हम प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल उनकी पुनर्जनन क्षमता से अधिक कर रहे हैं, यानी कि जितना वो उत्पन्न हो रहे हैं उससे ज्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके दो उदाहरण दिए गए। तो हमारे देश में बहुत से किसान सिंचाई हेतु भूजल का अत्यधिक दोहन कर, बेटा किसानों की बात कही गई है यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो हम सभी लोग भूजल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं। भूजल यानी कि अंडरग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर से जो पानी हैंडपंप से या ट्यूबवेल से निकाला जाता है, उसकी बात हो रही है कि जितना पानी अंदर जा नहीं रहा है उससे ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। तो अधिकांश राज्यों में दोहन अनुपात भूजल स्तर की पुनर्भरण दर से अधिक है, यानी कि ज्यादातर राज्यों में क्या है कि इतना पानी जमीन के अंदर जा नहीं रहा है बारिश की वजह से जितना हम निकाल ले रहे हैं। तो समय के साथ भूजल पूर्ति की कमी बढ़ती जाती है। धीरे धीरे पानी जो होता है जमीन के अंदर का वो कम होता चला जाता है, जिससे भूजल निष्कर्षण का मूल्य बढ़ता जाता है। इससे पानी निकालना धीरे धीरे महंगा होता जाता है और अंतः जल की अनुपलब्धता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहां पर जमीन के अंदर से हमें पानी मिलता नहीं है। मैंने ऐसी बहुत सी जगहें हमारे आसपास देखी हैं बेटे, जहां अब हैंडपंप से कीचड़ निकलने लगा है, पानी नहीं निकलता या फिर पानी आता ही नहीं। तो यह अनुमान लगाया गया है कि तीव्रता से बढ़ते हमारे नगरों में शीघ्र ही भूजल समाप्त हो जाएगा। ऐसा अंदाजा लगाया गया है कि हमारे जो शहर हैं यहाँ पर बहुत सी जगहों पर जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। और इस समस्या से समाधान के लिए भूजल स्तर बढ़ाने का प्रयास शुरू किया गया। इसलिए अब कोशिश की जा रही है कि भूजल का लेवल बढ़ाया जाए, यानी कि जमीन के अंदर ज्यादा पानी जाए। तो इसके लिए पारंपरिक जल संचयन की पद्धतियां, वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह पर जो बात की जाती है बेटे, तालाबों और पोखरों के पुनरुद्धार, तालाब दोबारा से शुरू किए जाएं। पोखर होते थे पहले, तालाब होते थे, उन्हें दोबारा से खोदा जाए। जल के अपव्यय को कम करना, यानी कि जल की बर्बादी को कम करना। जल को प्रसंस्करित करके पुनर्योग जैसी कुछ रणनीतियां अपनाई जाए। जल को साफ करके रिफाइन करके दोबारा से इस्तेमाल करने की टेक्निक, ये सब बातें की जा रही हैं ताकि जो भूजल है उसका स्तर बना रहे। तो इसी तरीके से रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इनके इस्तेमाल की वजह से मृदा क्षरण में वृद्धि हुई। जो मृदा है, हमारी मिट्टी है, उसको नुकसान पहुंच रहा है रासायनिक उर्वरक की वजह से, कीटनाशकों की वजह से। तो पारंपरिक कृषि पद्धतियों में मृदा को धरती माता का अंग माना गया। तब जो हमारी पारंपरिक कृषि पद्धतियां थी, तो पुराने लोग थे जो धरती को माता कहा करते थे और गोबर और अन्य प्राकृतिक उर्वरकों के उपयोग, गोबर से प्राकृतिक उपयोग उर्वरक से गीली घास पलवार के प्रयोग, गीली घास का इस्तेमाल करके बहुफसलीकरण आदि जैसी प्रथाओं ने समग्र मृदा प्रबंधन को संभव बनाया। बहुफसलीकरण कहते हैं कि जैसे एक बार दाल उगा ली, उसमें से नाइट्रोजन मिट्टी को मिल जाता है, फिर एक बार गेहूं उगा लिए, फिर कभी चावल उगा लिए। ऐसे बदल बदल के फसल उगाने से जमीन को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो बनते रहते हैं। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि एक ही चीज में नहीं होते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाने में भी सब चीजें एक चीज में नहीं होती। हम प्रोटीन के लिए कुछ और चीज खाते हैं, आयरन के लिए कुछ और चीज खाते हैं। ऐसे ही मिट्टी में भी कि भाई अलग अलग पौधे को अलग अलग चीज चाहिए, तो उतनी देर में उसके अंदर वो पोषक तत्व तो दोबारा से बन जाते हैं जमीन के अंदर, इसलिए बदल के फसलें उगाई जाती हैं। तो हमें इन प्रथाओं से सीखना चाहिए और उन्हें वर्तमान परिस्थिति में आगे होने वाले क्षरण से बचने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। इनके आने वाले समय क्षरण यानी कि नुकसान से बचने के लिए हमें ऐसी पद्धतियों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो हमें अपनी मृदा को पुनः उपजाऊ बनाने और उसका कायाकल्प करने की आवश्यकता है। हमारी मृदा जो अब बेकार हो गई है उसको दोबारा से उपजाऊ बनाने की जरूरत है, उसकी कायाकल्प यानी कि उसकी क्वालिटी को बदलने की जरूरत। दूसरा उदाहरण है भूजल दोहन का। जमीन में से बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब से एक प्रकरण अध्ययन, पंजाब से एक आपको एक केस स्टडी दी गई है। तो पंजाब के उपजाऊ क्षेत्रों में एक गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है अभी फिलहाल। यहाँ भूजल संसाधन तीव्र गति से क्षीण हो रहे हैं। तो भूजल संसाधन जो है वो बड़ी तेजी से कम हो रहा है, भूजल स्तर गिर रहा है। तो पंजाब हरित क्रांति का क्षेत्र था जिसने हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को भोजन उपलब्ध कराया। यहाँ बहुत अच्छी खेती हुआ करती थी और भारत को खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया। भारत जो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हुआ उसमें पंजाब का बहुत बड़ा योगदान। वर्तमान में वही राज्य संधारणीयता की समस्या का सामना कर रहा है, लेकिन अब वहां समस्या आ रही है प्रकृति का दोहन अल्प समय में ही पुनर्जनन से अधिक किया। वहां पर इतनी ज्यादा पानी अंदर जा नहीं पाया, उससे ज्यादा पानी निकाला गया। ऐसा ही और रिसोर्सेज के साथ भी हुआ। यद्यपि यह चिंता केवल पंजाब तक सीमित नहीं है बल्कि ये कई अन्य राज्यों को भी प्रभावित, और भी कई राज्यों में ऐसा हो रहा है, केवल पंजाब तक सीमित।
आगे कहा गया है 1960 के दशक में कृषकों ने गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्मों की ओर देखना आरंभ किया। 1960 के दशक में जब खाद्य आत्मनिर्भरता की बात आई तो यहाँ के जो कृषक थे उन्होंने ज्यादा उपज वाले गेहूं और धान उगाने की तरफ शुरुआत की। तो उन्हें पारंपरिक बीजों की तुलना में ज्यादा पानी की जरूरत होती थी और कृषकों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूजल का दोहन शुरू कर दिया। जमीन में से पानी ट्यूबवेल के जरिए निकालना शुरू कर दिया। इसके अलावा निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन, बिजली फ्री मिलती थी, उसकी वजह से बहुत ज्यादा ट्यूबवेल चलाया जाता था, पानी निकाला जाता था। तो ये स्थिति वर्तमान में भी भारत के अधिकांश भागों में व्याप्त है। ऐसी स्थिति आज भी बहुत सी जगहों पर है। तो आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग की भी आवश्यकता थी। साथ में जो मॉडर्न कृषि की तकनीक थी, खेती की तकनीक थी, उसके साथ में मॉडर्न फर्टिलाइजर भी चाहिए थे, पेस्टिसाइड भी चाहिए थे। तो ये सब चीजें इस्तेमाल करके लगातार मृदा का भी नुकसान हो रहा था और भूजल स्तर भी गिर रहा। तो इन कारकों का संयुक्त प्रभाव ये है कि पंजाब के एक बड़े भाग में भूजल स्तर लगभग 30 मीटर की गहराई तक पहुंच गया, यानी कि 30 मीटर पर जाकर के पानी मिलता, जो कृषकों की पहुंच से बाहर, जो कि किसान अब नहीं निकाल सकते। और साथ ही कीटनाशक और उर्वरक के रसायन जो है वो भी पानी में घुल गए हैं, भूजल में घुल गए हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यानी कि जो जमीन के अंदर का पानी है उसके अंदर भी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड घुल चुके हैं, जिसकी वजह से अब बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। तो पंजाब के लगभग 80% क्षेत्र को अतिदोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया। पंजाब का 80% एरिया अतिदोहित कहा गया है, डिक्लेयर किया जा चुका है। दूसरे शब्दों में हमने भूजल के पुनर्स्थापन एवं पुनर्जनन की तुलना में कहीं अधिक अनुपात में जल का दोहन किया, यानी कि वहां पर हमने इतना पानी अंदर जा नहीं रहा था उससे ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है, बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लिया है। ऐसा 80% एरिया है पंजाब। तो हम देख सकते हैं कि अल्प अवधि के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है, लेकिन दीर्घकालिक परिणामों को ठीक करने में समय और प्रयास लग गया। थोड़े समय के लिए तो हमने वहां से अपनी खाद्य सुरक्षा घोषित कर ली, हमें अन्न पूरा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो गया, जिसके लिए अब हमें टाइम लगेगा ठीक करने में और बहुत सारे एफर्ट करने में। ठीक है बेटे, ये पंजाब का आपको दिखाया गया है सारा का सारा, जितना भी रेड एरिया दिखाया गया है ये सारा का सारा यहाँ पर आपको देखिए, ये सारा का सारा जो है यहाँ पर पानी की गहराई बहुत ज्यादा, बहुत गहराई में पानी जाकर के मिल रहा है। ठीक है, ये सारा का सारा अतिदोहित क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। इसके बाद आपको सीमेंट का उदाहरण दिया गया है कि सीमेंट के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे घर, विद्यालय, अस्पताल, अन्य भवन, सेतु, मार्ग, हवाई अड्डे, सभी को सीमेंट की जरूरत होती है। तो सीमेंट उत्पादन को सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों में से एक माना जाता है। तो सीमेंट बनाने की प्रक्रिया में निकलने वाली महीन धूल जो होती है वो हमारे और पशुओं के फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, घुस जाती है और नुकसान पहुंचाती है। पौधों की पत्तियों पर जम जाती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता कम हो जाती है। इससे मृदा और पानी भी प्रदूषित होता है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सीमेंट कारखानों के लिए दिशा निर्देश दिए हैं, गाइडलाइंस दी हैं, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रदूषण कम से कम हो या फिर पूरी तरह से खत्म किया जा सके। उनको गाइडलाइंस दी गई है फैक्ट्रियों को। इसके अलावा प्रदूषण कम करने वाली वैकल्पिक सामग्रियों के निर्माण की दिशा में भी काम चल रहे हैं। इसमें पत्थर और मृदा जैसी पारंपरिक सामग्रियों का इस्तेमाल करके, नई वनस्पति आधारित सामग्रियां इस्तेमाल करके और अनुपयोगी व्यर्थ प्लास्टिक से पुनर्निर्मित सामग्री इस्तेमाल करना शामिल है। यानी कि आप मिट्टी और पत्थर से मकान बनाओ और साथ में जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको इस्तेमाल करके मकान बनाओ, ऐसा भी कहा जा रहा है। ठीक है बेटे, तो ये ऑरोविले में इंस्टीट्यूट है जो कि मृदा वास्तुकला के लिए यूनेस्को से मान्यता प्राप्त है। ठीक है, ये एक सामुदायिक भवन है। यहाँ पर एक आधुनिक भवन विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करके मृदा से यानी कि मिट्टी से बना हुआ है। ये नई तकनीक का इस्तेमाल करके मिट्टी से बना हुआ भवन है ये बेटा, जो आप देख पा रहे हैं फोटो में। और इसके बाद आपको एक और दिया गया है, वो देखती हूँ कहाँ है, ये आपको बलुआ पत्थर से बनाया हुआ भी दिया था, ये रहा देखिए। जैसलमेर का दुर्ग है राजस्थान का, जो कि पहले मिट्टी से बना हुआ था, बाद में से बलुआ पत्थर से दोबारा बनाया गया। ये आप देख सकते हैं, जैसलमेर का किला है। तो ये उदाहरण है सीमेंट के ऑप्शन इस्तेमाल करने। इस बाद आगे आपको कहा गया है पारंपरिक सामग्रियों और विधियों को आधुनिक तकनीकी प्रगति के साथ संयोजित किया जा रहा है। जो पुरानी हमारी चीजें थी उनको आधुनिक तरीके से इस्तेमाल करके अच्छी चीजें बनाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ऐसी चीजें इस्तेमाल, ऐसी सामग्री बनाई जा सके जो संधारणीय हो, यानी कि जिनसे नुकसान ना हो। तो उत्पादन की प्रक्रिया कम प्रदूषणकारी हो, पॉल्यूशन कम हो, स्थानीय रोजगार प्रदान करे, लोकल लोगों को रोजगार मिले उससे, और उस जगह की जलवायु को ध्यान में रख करके रूपरेखा तैयार।
आगे आपको एक शब्द बताया गया है वृक्षायुर्वेद। ये प्राचीन भारतीय वनस्पति विज्ञान है जो कि पौधों और वृक्षों का अध्ययन करने पर केंद्रित है। पौधों की देखभाल कैसे की जाए, पौधों का अध्ययन कैसे किया जाए, उसे वृक्षायुर्वेद कहा जाता है। ये शब्द संस्कृत से आया। वृक्ष का मतलब है पेड़ और आयुर्वेद का मतलब है जीवन का विज्ञान या फिर स्वास्थ्य का विज्ञान। तो ये पारंपरिक ज्ञान प्रणाली अनेक सहस्त्राब्दियों, मतलब सहस्त्राब्दी, शताब्दी नहीं, सहस्त्राब्दी यानी कि हजारों साल पुरानी है और इसे 10वीं शताब्दी में सुरपाल के वृक्षायुर्वेद जैसे ग्रंथों में औपचारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। यानी सुरपाल ने लिखा है वृक्षायुर्वेद ग्रंथ, इसमें ये चीज बताई गई है जो कि 10वीं शताब्दी में लिखा गया। तो इसमें विभिन्न प्रकार की मृदा में उगाए जाने वाले विशिष्ट पौधों के विषय में विस्तृत सुझाव दिए गए, यानी कि उनका बीज कैसे इकट्ठे किए जाएं, उनको बचाया कैसे जाए, उनको रोपा कैसे जाए, इस तरह से सारी चीजें उनके बारे में, पौधे उगाने के बारे में बहुत सी बातें बताई गई। सिंचाई तकनीकों का वर्णन किया गया है और पौधों की प्रजातियों, विकास अवस्था और मौसमी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न सुझाव दिए हैं। पौधों को उगाने के लिए बहुत उसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। तो ये प्राकृतिक विकर्षकों और साथ साथ उगाए जाने वाले पौधों के माध्यम से कीट नियंत्रण की रणनीतियों को निर्दिष्ट करता है। साथ में इसमें यह भी बताया गया कि साथ साथ कौन से पौधे उगाए जा सकते हैं, कीड़ों को कैसे नियंत्रित किया जाए। संधारणीय कृषि का ये रूप मृदा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए फसल चक्र और मिश्रित फसल जैसी प्रथाओं को प्रोत्साहित करता है। साथ में ये भी बताता है कि आप बदल बदल के फसलें उगाओ और एक साथ क्या क्या फसलें उगाओ ताकि मृदा को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। तो वृक्षायुर्वेद मृदा की नमी बनाए रखने के साथ साथ मृदा में कवक, जीवाणु और केंचुओं जैसे जीवों के विकास को सुगम बनाने हेतु मृदा की जुताई के उसी तरीकों पर भी सुझाव देता है। यानी कि मृदा में कवक रहना चाहिए, जीवाणु रहने चाहिए, केंचुए रहने चाहिए जो कि इस मृदा को अच्छा बनाते हैं, इसकी क्वालिटी इंप्रूव करते हैं, उनको भी बनाए रखना है, इस बात के सुझाव देता है वृक्षायुर्वेद नाम का ग्रंथ, जिसे लिखा था, जिसने लिखा था, देखिए यहाँ पर सुरपाल। ठीक है, आगे सिक्किम से एक प्रकरण आता है। सिक्किम से एक केस स्टडी आपको दी गई है। यहाँ पर क्या है, सिक्किम में पेमा के परिवार को, पेमा कोई बालक है, उसके परिवार को खेत में महंगे रसायनों के प्रयोग से उत्पादन में ख्वास और बढ़ते ऋण का सामना करना पड़ा। उत्पादन कम हो रहा था, कर्ज बढ़ रहा था। जब राज्य सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की नीति की घोषणा की, जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक खेती जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता, ठीक है, तो जब सिक्किम सरकार ने पूरे राज्य में जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की नीति की घोषणा की, तब पेमा के परिवार ने इसे अपनाने का फैसला कर लिया। शुरू में ये बहुत आसान नहीं था, फसल का उत्पादन घट गया क्योंकि जो मिट्टी थी उसमें पहले से जो केमिकल मिले हुए थे उनकी वजह से उसकी उत्पादन क्षमता खो चुकी थी, लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे। तो परिवार ने कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल किया, कंपोस्ट कहते हैं बेटे गोबर की खाद को, और नीम और लहसुन से प्राकृतिक कीट निरोधक तैयार किया, मतलब पेस्टिसाइड तैयार किया नीम से और लहसुन से, और वर्ष भर में अनेक फसलों का उत्पादन आरंभ कर दिया। साल में कई कई फसलें उगानी। तो लगभग 5 वर्ष बाद पेमा का खेत फल फूल रहा। 5 साल लगे, लेकिन अब पेमा का खेत खूब फल फूल रहा है। वो अपनी इलायची, अदरक और पारंपरिक सब्जियां अच्छी कीमत पर बेच पा रही थी, उगा रही थी वो इलायची, अदरक और ट्रेडिशनल सब्जियां, और अच्छी कीमत पर बेच रही थी क्योंकि ऑर्गेनिक खेती थी और ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा महंगी बिकती है। तो 2016 में सिक्किम 100% जैविक राज्य बन गया और उनकी सारी कृषि भूमि जैविक प्रमाणित हो गई। यानी कि 2016 में सिक्किम ने घोषित कर दिया कि अब वो खेती के लिए किसी भी केमिकल का, किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करते। उसके प्रभाव परिवर्तनकारी जैसे बदलाव आए, स्थानीय जैव विविधता वहां पर फली फूली, यानी कि जो लोकल पेड़ पौधे थे, जो पशु पक्षी थे, वो सब वहां पर वापस आने लगे। लगभग लाभदायक कीड़े और पक्षी वापस लौटे। जैविक खेती के मॉडल को देखने के लिए आने वाले पर्यटकों के कारण पर्यटन में वृद्धि हुई, यानी कि लोग जैविक खेती देखना चाहते थे, टूरिस्ट भी वहां खूब पहुंचने लग गए, और कृषकों की आय में औसतन 20% की वृद्धि हुई और खेत जो किसान थे उनकी इनकम की 20% तक बढ़। वर्तमान में सिक्किम एक वैश्विक मॉडल के रूप में काम करता है, जो दर्शाता है कि एक संपूर्ण क्षेत्र पर्यावरणीय और आर्थिक दोनों परिणामों में सुधार करते हुए संधारणीय कृषि पद्धतियों का सफलतापूर्वक अपना सकता है। यानी आज सिक्किम एक ग्लोबल मॉडल की तरह से है, जो ये साबित करता है कि अपनी ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करके जिनसे कि प्रकृति को नुकसान ना हो और उसके बाद भी हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इन दोनों बातों को साबित। आगे है संसाधनों पर दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण। ठीक है,
तो अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के विषय में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इन संसाधनों का उपयोग इस तरह से करें कि ये इतने लंबे समय तक विद्यमान रहें कि मानवता अधिक संसाधनीय विकल्प ढूंढ सके। यानी कि हमें जैसे कोयला है या फिर पेट्रोलियम है, इनका इस्तेमाल इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा कि जो हमें जब तक कि कोई और ऑप्शन ना मिल जाए जो कि इससे सस्ता हो, इससे आसान हो, तब तक हमें इन्हें बना के रखना होगा। जैसे कि हमें यथासंभव अधिक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की आवश्यकता है। जब तक संभव हो हम नवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल करें, अनवीकरणीय स्रोतों का इस्तेमाल विवेकपूर्ण तरीके से करें ताकि ये बने रहें लंबे समय। देखिए आप ये देख पा रहे हैं, राजस्थान में स्थित विश्व को सबसे बड़े सौर पार्कों में से राजस्थान में है ये सोलर पार्क। ये राजस्थान की वर्तमान आवश्यकताओं की लगभग 15% को पूरा करने के लिए पर्याप्त विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। यहाँ पर ये इस क्षेत्र की राजस्थान की 15% जो कि ऊर्जा की आवश्यकता है उसे पूरा करें। सोलर प्लांट लगे हुए हैं बेटा, ये ठीक है, ये सोलर प्लांट लगे हुए हैं। रायचूर कर्नाटक के निकट सौर ऊर्जा पार्क है ये रायचूर में। ये भी यहाँ पर काफी काम कर रहा है, सोलर एनर्जी जनरेट कर। आगे है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन। नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का नेतृत्व। भारत में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो भारत और फ्रांस ने 2015 में सौर ऊर्जा के लिए अंतरराष्ट्रीय गठन को आरंभ किया था, जिसको नाम दिया था IASI। ये सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रतिबद्ध सूर्य की रोशनी से समृद्ध देशों का एक गठबंधन है। यह गठबंधन उन देशों पर केंद्रित है जहां वर्ष भर पर्याप्त धूप उपलब्ध रहती है। वो देश हैं जहां पर पूरे साल धूप होती है। तो भारत ने विकासशील देशों में सौर परियोजनाओं में अरबों डॉलर का निवेश करने में सहायता की। जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पर भारत ने बहुत मदद की है। तकनीकी विशेषज्ञता साझा की है, जो हमारे पास तकनीकी विशेषज्ञता है उसे साझा किया है, और मितव्ययी वित्त पोषण विकल्प उपलब्ध कराए हैं ताकि सस्ते तरीके इस्तेमाल कराए हैं। भड़ला सौर उद्यान भारत की सौर ऊर्जा संबंधी महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है, जो ये दर्शाता है कि कैसे एक देश पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से नवीकरणीय विकल्पों की ओर संक्रमण कर सकता है। भड़ला सौर उद्यान है हमारा, जो कि बहुत बड़ा है, और ये पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है हमारे यानी कि कोयला, पेट्रोल, बिजली, इनकी बजाय सोलर एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भारतीयों के लिए यह गठबंधन पर्यावरणीय उत्तरदायित्व और आर्थिक अवसर दोनों का, पर्यावरणीय उत्तरदायित्व भी है हमारा और आर्थिक अवसर भी, इससे हमारे भारत को इनकम भी। तो इन सभी प्रयासों के साथ हमें ये ध्यान रखना होगा कि जल और स्वच्छ वायु जैसे आधारभूत संसाधनों सहित संसाधनों का वितरण और उन तक पहुंच प्रायः समाज के कुछ वर्गों के साथ न्यायपूर्ण नहीं। पानी, साफ हवा बहुत से लोगों को नहीं मिल पाती है। तो नगरों में अनेक क्षेत्रों में पीने के जल की पर्याप्त और नियमित आपूर्ति नहीं होती है। बहुत सी जगहें हैं जहाँ पीने का पानी नहीं मिल पाता है। तो उद्योगों और जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग से होने वाला वायु प्रदूषण उन लोगों को प्रभावित करता है जो इन संकटों से स्वयं को बचाने में असमर्थ। उद्योगों की वजह से, जीवाश्म ईंधनों की वजह से जो पॉल्यूशन होता है वो लोगों को नुकसान। तो हमें प्रकृति के साथ अपने संबंध को स्मरण रखना चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, पुनर्जनन और संधारणीयता की दिशा में काम करना चाहिए। हमें प्रकृति के साथ हमेशा अपने संबंध अच्छे रखने चाहिए, प्रकृति के निकट रहना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों को बचाना चाहिए, उनको दोबारा पुनर्जनन करना चाहिए, जैसे कि पेड़ लगाने चाहिए, और ज्यादा समय तक वो बने रहें इस बात को कोशिश करनी चाहिए। जैसे भगवत गीता है उसमें लोक संग्रह का उल्लेख है कि सभी को अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर सभी की भलाई के लिए काम करना चाहिए। कि हमें अपने स्वार्थ नहीं सोचने चाहिए, केवल हमारा भला हो ऐसा नहीं सोचना चाहिए, सबका भला हो ऐसे काम करने चाहिए। तो क्या अब समय आ गया है कि हम इस पर गंभीरता से विचार करें? अब ये समय आ चुका है कि हम सबके भले के बारे में सोचें, प्रकृति के नजदीक जाए। ठीक है, इस पर एक नजर ले लेते हैं हम लोग। तो पाठ का निष्कर्ष यही है कि प्रकृति के ज्ञान की ओर लौटा जाए। हमें प्रकृति के सह ज्ञान की ओर लौटना होगा जो कभी संसाधनों का अंततः पुनर्निर्माण करता और पुनश्चक्रण करता। ये बात क्रिस्टियाना फिगरेस ने कही थी टॉम रिवेट कार्नेट ने, जो कि कहती है कि हम केवल उपभोक्ता नहीं हैं बल्कि इस ग्रह के संरक्षक हैं, गार्जियंस हैं हम लोग, मेंटोर। तो ये बात आती है कि जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना हमारी प्रकृति सुरक्षित रहेगी। अब पाठ को खत्म करने से पहले आपको कुछ बातें समराइज की गई हैं, कुछ बात बताई गई है। जैसे प्राकृतिक संसाधन वे पदार्थ और सामग्रियां हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और मानव के लिए मूल्यवान है। जब आपसे कहा जाए कि प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं तो आप ये परिभाषा लिख सकते हैं। इसके बाद है संसाधनों को वर्गीकृत करने के विभिन्न तरीके हैं। इनमें नवीकरणीय,
और अनवीकरणीय उपयोग वित्त श्रेणियां हैं। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। आगे कहा गया है प्रौद्योगिकी एवं कौशल के विकास में निवेश के माध्यम से संसाधन अभिशाप पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यानी कि प्रौद्योगिकी और कौशल का विकास किया जाए तो संसाधन अभिशाप पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। अगला कहा गया है कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग की दर के बारे में सतर्क रहने की आवश्यकता है, जिनका अत्यधिक दोहन नहीं होना चाहिए। यानी कि हमें नवीकरणीय ऊर्जा को भी बहुत ज्यादा दोहन नहीं किया जाना चाहिए और अनवीकरणीय ऊर्जा का विवेकपूर्ण और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग होना चाहिए ताकि ये ज्यादा लंबे समय तक उपलब्ध रह सके। पाठ आपका बेटे यहाँ खत्म हो गया है पूरा का पूरा। मैंने एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। उसका क्वेश्चन आंसर का आपका वीडियो रहेगा अलग से। पाठ को पढ़ते रहिए बेटे, समझते रहिए। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत। पाठ हमने पढ़ा प्राकृतिक संसाधन एवं उनका उपयोग। ये पहला पाठ था आपकी एनसीईआरटी की सोशल साइंस की बुक का, हिंदी मीडियम का। इंग्लिश मीडियम की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करूंगी। इंग्लिश मीडियम की प्लेलिस्ट अलग रहेगी, हिंदी मीडियम की प्लेलिस्ट अलग रहेगी। आपके पाठ का वीडियो अलग रहेगा, क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो अलग रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए बेटे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए। हैव अ नाइस डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।